नमस्कार सभी को, मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को शेयर करिएगा। बहरहाल आज हम बात करते हैं सेक्शन 125 CRPC की, जो कि पत्नियां जो हैं मोस्ट कॉमनली पति के ऊपर लगा देते हैं। पति पत्नी में झगड़ा होना एक आम बात है, लेकिन जहाँ इस झगड़े की नींव जो है वो केसेस पे पड़ जाती है या किसी मेंटेनेंस सेक्शन 498 ए या फिर कोई और मतलब केसेस वगैरह कोर्ट कचहरी थाने तक ये पहुंच जाती है, तो फिर ये बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जो कि यहाँ तक एक पति पत्नी का संबंध जो है वो नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन जहाँ पहुंच जाता है वहाँ पर आपके ऊपर ऐसी कई केसेस लग जाते हैं जिनको कि आप समझ नहीं पाते कि मुझे इससे कैसे बचना चाहिए। तो आज मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर मेंटेनेंस 125 CRPC का अगर केस हो गया है, उसमें क्रॉस केस मतलब कि WS जिसे बोलते हैं, वो भी बोल सकते हैं आप, ये भी रिप्लाई उसका ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब रजनीश वर्सेस नेहा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो केस है, जो जजमेंट है, लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें भी ये कहा गया है कि पत्नी को अपना एफिडेविट देना है। अगर नहीं देती किसी कारणवश तो वो ऑनरेबल जज द्वारा वो उसको क्वैश का मतलब ये रद्द करने का आदेश हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है केस। लेकिन जहाँ पर ये पूरी प्रक्रिया यानी कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अगर उस केस को फाइल किया गया है, तो उसमें पत्नी आपसे कुछ पैसा, कुछ अमाउंट उन सब चीज़ों की मांग करेगी और मांग करते हुए आपसे कहेगी मुझे इतना मंथली ये जो अमाउंट है वो देना है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको रिप्लाई उसका यानी कि WS या फिर क्रॉस उसका किस तरीके से आप दे सकते हैं, क्या कहना चाहिए आपको, ताकि आप उस मेंटेनेंस से बच सकें और कहीं ना कहीं आप उन सब चीज़ों के लिए जो आपके भविष्य में आने वाली हैं उन सब चीज़ों से भी आप फाइट कर सकें। सबसे पहले पत्नी जो है अपना जो स्टेटमेंट लिखवाती है, उस स्टेटमेंट में सबसे पहले जो एफिडेविट में जो लाइन होती है वो ये होती है कि हमारी इस तारीख को यहाँ पर ये शादी हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा मतलब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो हमारी शादी हुई, ये शादी होने के बाद इतना दहेज दिया, ये सब कुछ दिया, हमने सब कुछ दिया, संतुष्ट नहीं हुए, गाली गलौज करी, मारपीट करी, घर से बाहर निकाल दिया, इतनी इनकी इनकम है, ये सब कुछ चीज़ें वो उसमें होती हैं। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हर बात के लिए अगर मान लो पत्नी आपसे जो भी आप कहते हो कि थोड़ी अलग, सबकी कहानी अलग होती है, कोई कितना कमाता है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, कोई नहीं करता है, तो सब चीज़ें अलग अलग होती है। तो वहाँ पर आपको समझना है और अपने एडवोकेट से भी सलाह लेनी है। लेकिन कुछ मैं आपको बताता हूँ क्योंकि हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है, हर व्यक्ति का केस डिफरेंट है। सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी उसमें जो मेंटेनेंस के जो प्लेंट है, उस प्लेंट में जितना भी लिखा हुआ है उसको पहले अच्छे से पढ़ें। जो आपका मन स्वीकार करता है कि हाँ ये है, जैसे शादी हुई है, इस तारीख को शादी हुई, आपको लगता है कि वाकई इसी को ही थे, आप बता दीजिए। नहीं हुई है, कुछ गलती है उसमें, तो आप मना कर दीजिए कि मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ, स्वीकार नहीं है ये बात, और ये शादी इस तारीख को हुई थी। उसी प्रकार से अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है आपकी प्रॉपर्टी या फिर आपकी इनकम, कि आपकी कितनी इनकम है, कितना, क्योंकि ये केस जो है 125 CRPC जो है वो मेंटेनेंस के लिए है, यानी कि उसके खर्चे के लिए है, पत्नी के लिए, कि उसने जो भी पति कमाता है उसमें से उसका खर्चा दिया जाए, तो वो कोर्ट के पास जाती है। आपको और फालतू में सर ये नहीं एलिगेशन लगाने की आप वो ऐसे करती है, मारती पीटती है, ऐसा कुछ नहीं। आपको ध्यान देना, मोस्ट फोकस जो है वो हमारा मेंटेनेंस पर है, यानी कि जो हमारी इनकम है उस इनकम को हमें शो करना है कि हमारी इतनी ही इनकम है और इसके आधार पर इसको ये इतना कमाती है, वो भी कमाती होगी कुछ ना कुछ, आपकी पत्नी भी पढ़ी लिखी है या कुछ और है, कुछ करती है, कोई जॉब करती है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कैसी भी जॉब हो सकती है, तो उसका भी आप उल्लेख देंगे। और अगर उसने गलत किया है, उसने कि नहीं उसने कुछ छिपाया है, तो उसको छिपाई जो चीज़ है उनको भी आप उठाकर सामने रखिए कि इसने ये गलत किया है, इसमें ये चीज़ छिपाई गई है, ताकि आने वाले टाइम में आप उसी के ऊपर एक FIR करा सकें कि इस तरीके की झूठी चीज़ें। और जहाँ ये झूठ पकड़ा जाता है और कोर्ट को लगता है कि वाकई इसने ये झूठ बोला है, तो वो चंद सेकंड लगते हैं उसको उड़ने में, यानी कि उसको खारिज होने में, केस को। तो आप उसकी चीज़ छिपाइए मत। अगर उसने कुछ गलत लिखा है तो उसमें लिख दीजिए रिप्लाई में कि इसने ये गलत कहा है, ये बात स्वीकार नहीं है। और भी कुछ अगर उसमें एडिशनल जोड़ना चाहते हैं तो आप वो जो भी जोड़ सकते हैं उसमें, क्योंकि ये आपका रिप्लाई है। आपका रिप्लाई का मतलब कि आपकी तरफ से जो भी आप कहेंगे
वो कोर्ट उसको पढ़ेगी और जो पत्नी दिया है वो भी पढ़ेगी। अगर कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि वाकई इसने कहीं एफिडेविट में कुछ झूठ बोला है या झूठ कहा है और आपके पकड़ में आ जाता है और वाकई कहीं ना कहीं उसने उसका एविडेंस भी आपके सामने क्रिएट हो जाता है कि हाँ ये चीज़ है, इसने झूठ बोला है यहाँ पे, क्योंकि मेंटेनेंस में अगर बोल रही है तो वही बात उसने 498 एक ही केस में बोली होगी, वही बात उसने डीवी में बोली होगी। तो अगर ये मिसमैच करती है वही बात, तो आप तीनों को उठाकर कॉपी लगाकर उसकी तुरंत FIR करवाएं। और अगर नहीं बोलती है, नहीं लगता है कुछ अलग नहीं है उसमें, सेम टू सेम है, तब कोई बात नहीं है। तो आपको ये चीज़ रखनी है। दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनकम वाली। इनकम आप देखिए अपनी इनकम जो भी है, क्योंकि पत्नियाँ ज़्यादातर पत्नियों को ये रोल रहता है कि होती है इनकम 10,000 रुपये, बताती हैं सीधे 1,00,000 रुपये। तो उसका इनकम को आप अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप बता दें कि मैं इतना करता हूँ, नहीं करते हैं तो आप ये भी कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि कोर्ट ही फिर आपसे ये सवाल पूछेगी कि आप पढ़े लिखे हैं, इतना भी पढ़े हुए हैं या अनपढ़ भी हैं मान लीजिए, फिर भी अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, वो डू यू डू फॉर लिविंग। तो आप उन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें। ऐसा आप कह देंगे मैं बिल्कुल कुछ नहीं करता हूँ तो कह सकते हैं, लेकिन उसमें आपको भी जवाब देना पड़ेगा मैं क्या नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता हूँ। आप बता सकते हैं कि सर पत्नी की मुझे टेंशन रहती है या फिर अपने घर परिवार की टेंशन रहती है, माँ बाप की टेंशन रहती है, मेरे पर नहीं होता, मेरा माइंड ख़राब है, टेंशन है, ये सब कुछ है। आप बता सकते हैं मेरे को काम नहीं होता, मुझे निकाल दिए जॉब से, जॉब टू चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सब ओरली नहीं चलेंगे, ओरली नहीं, आपको कुछ ओरली और कुछ अपना एविडेंस के साथ में भी करना पड़ेगा आपके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं और ये इस चीज़ के लिए जो भी इनकम आपकी है फिर आप बताएं कि सर इतनी इनकम है। अगर आपकी अब आप बताना चाहते हैं तो इनकम बता सकते हैं, लेकिन वो इनकम जो है वो आपकी सटीक होनी चाहिए। और अगर नहीं बताना चाहते हैं, गोल गोल घुमाना चाहते हैं तो गोल गोल भी घुमा सकते हैं आपके, ताकि आपकी इनकम भी ना ओपन ना हो और आपकी बात भी रख जाए सामने, सबसे पहले। दूसरा, आप अपना जो भी इनकम कमाते हैं उसमें अपने माता पिता का खर्चा जरूर शो करें कि मेरे पिताजी का, माता का जी का इतना खर्चा है और ये खर्चा उनका मैं ही उसको हैंडल करता हूँ, मैं ही उसको देखता हूँ और मेरे भी खर्चे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैं कुछ नहीं कमाता। कुछ की गवर्नमेंट जॉब है तो वो तो जब कमाते हैं उनको तो बताना पड़ेगा कि मैं इतना मेरी इनकम है, इतनी मेरी सैलरी है। तो जहाँ फिर उसमें से आपका मेंटेनेंस उसमें बांध दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पत्नी आपकी इतनी सक्षम है कि वो पढ़ा सकती है या फिर कुछ काम कर सकती है या जॉब कर सकती है या फिर कुछ और भी कर सकती है, तो फिर आपकी चीज़ें जो है वो फिर भिन्न हो जाती हैं। यानी कि ये सब कुछ चीज़ें रियलिटी में देखनी होती हैं कि अगर आपकी पत्नी इतनी सक्षम है, पढ़ी लिखी है, अच्छी है, जॉब करती है, फिर नहीं करती है या फिर छिपाती है करती है, तो वो भी आपको देखनी पड़ेंगी, वो भी बतानी पड़ेगी आपको अपने रिप्लाई में। तो इन सब चीज़ों विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आपका मेंटेनेंस या तो बने तो सही बने, नहीं बने तो फिर उसके झूठ बोलने के कारण वो पूरा मेंटेनेंस का केस ही उड़ जाए मतलब खारिज हो जाए। तो उसके बाद जो है अगर यहाँ से नहीं होता है तो आप आगे बढ़ते लड़ें मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है जिसमें कि अगर आपके पास काफ़ी समय भी हो गया है और मेंटेनेंस मतलब पत्नी आपकी लेना चाहती है तो बचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं जो कि मैंने आपको बताए हुए हैं और वीडियो बना रखी है। और फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, हमसे कुछ हमारी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं और हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं, लेकिन हमारी एडवाइस जो वो चार्जेबल है। दूसरा, सबसे पहली बात, अगर आप पत्नी को रखना चाहते हैं तो आप अपनी बात रखें सामने कि सर मैं तो रखना चाहता हूँ, ये नहीं रहना चाहती है, ताकि वो भी वहाँ पे अपना जो भी रहना कहना चाहती है तो उसका वो कारण लिखवाएगी। अगर वो अननेसेसरी के बिना किसी कारण के रहना चाह रही है मायके में तो आप लायबल नहीं है कि आप उसको मेंटेनेंस दें। साथ में रहना ये धर्म है पत्नी का, और अगर नहीं रहती है या वो किसी इलीगल यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या किसी और से उसने शादी कर ली है फिर किसी और के साथ में वो रह रही है, तो ये भी एक मतलब एक ग्राउंड है जिससे कि आपको मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पास एविडेंस स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ओरली कह रहे हैं अपनी बात को, सिर्फ और सिर्फ ओरली है, बातों में बातें हैं, लेकिन कोई ऐसा हमारे पास एविडेंस नहीं है। और जब एविडेंस नहीं है इसका मतलब वो फिर किसी काम की बात नहीं है। कोर्ट आपका एविडेंस मांगता है, कोर्ट अपने एविडेंस के ऊपर ही जजमेंट देता है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तुरंत सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखना आप सभी बहुत धन्यवाद।